चलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। अगर किसी देश में ना युद्ध हो, ना इन्वेजन हो, ना यूनाइटेड नेशंस में कोई प्रस्ताव आए, ना कांग्रेस की मंजूरी ली जाए, लेकिन फिर भी सरकार बदल दी जाए, तेल के टैंकर जब्त हो जाए, पोर्ट्स किसी और के कंट्रोल में चले जाए और दुनिया इसे इंटरनल मैटर कह के आगे बढ़ जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? अब दूसरा सवाल, अगर यही पैटर्न बार बार एक ही रीजन में रिपीट होता रहे तो क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर पॉलिसी? आज का ये वीडियो ना अमेरिका बैशिंग है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये एक जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर है। इतिहास और वर्तमान को जोड़कर एक बड़े पैटर्न को समझाने की एकमात्र कोशिश है। और इस कहानी को समझने के लिए एक बात साफ कर लेनी पड़ेगी, दुनिया रूल से नहीं चलती, दुनिया लेवरेज से चलती है। और लेवरेज को समझाने के लिए हमें अपने ही देश के सबसे पुरानी राजनीतिक समझ से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो समझ या वो सिद्धांत है क्या? वो सिद्धांत है साम दाम दंड भेद का। पर्सुएशन, मनी, प्रेशर, एस्पियोनाज, हर एम्पायर, हर पावर इन्हीं चार औजारों का इस्तेमाल करता है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ इन्हें राज्य चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। एक समय था दोस्तों जब भारत की कूटनीति को जबरदस्ती आइडियलिस्टिक कहा गया, रूस की कूटनीति को रियलिस्ट बना दिया गया। लेकिन एक देश ऐसा भी रहा है जिसने साम दाम दंड भेद के साथ माइट इज राइट का सिद्धांत मिलाया और खुद को दुनिया भर में लोकतंत्र का संरक्षक घोषित कर दिया। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा या सोचा तो आप मेरी तरफ से एक रसगुल्ला डिजर्व करते हैं। तो आज हम वेनेजुएला की बात करेंगे, लेकिन याद रखें ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये लैटिन अमेरिका की कहानी है, ये पैक्स अमेरिकाना की है। और ये उस मोमेंट की है जहां रूल्स बेस्ड ऑर्डर टूटा नहीं बल्कि उसका पर्दा उतर गया। और जब पर्दा उतरता है तो एम्पायर्स का असली चेहरा दिखता है। यहीं से रोम और न्यू रोम की तुलना शुरू होती है। यहीं से समझ आता है कि अमेरिका को आज कई एक्सपर्ट्स न्यू रोम क्यों कहते हैं। इतिहास की किताबें अगर उठाकर देखें तो हम रोम को किस तरह से देखते हैं? हम रोम को केवल कॉन्क्वेस्ट के नजरिए से देखते हैं, सेनाएं, तलवारें और उनकी सहायता से साम्राज्य का फैलाव। और यही हम अक्सर गलती कर देते हैं। असल रोम वहां नहीं था। रोम की असली ताकत दुनिया जीतने में नहीं, अपने पेरीमीटर को सिक्योर करने में थी। रोम हर जगह एम्परर नहीं बैठाता दोस्तों, हर प्रोविंस में सेना तैनात नहीं करता था। वो क्या करता था? वो रूट्स कंट्रोल करता था, पोर्ट्स, ग्रेन सप्लाई, ट्रेड कॉरिडोर्स, और जहां जरूरत पड़ती वहां लोकल एलिट्स बदल देता था। रोम के लिए सबसे खतरनाक बात रेबेलियन नहीं होती थी, उसके लिए सबसे खतरनाक बात होती थी ऑटोनॉमी। कोई ऐसा इलाका जो रोम के बाहर सोचने लगे। अब इसे कंटेम्पररी लेंस से देखें तो मन में सीधा अमेरिका का नाम नहीं आता। रिजेम्बलेंस कितना अनकंफर्टेबल है ना। अमेरिका की ताकत भी एक्सपेंशन से नहीं आती, वो इंसुलेशन से आती है, यानी खुद की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक सीमाओं की रक्षा करना। दो महासागर, अटलांटिक और पैसिफिक, जो उसे फिजिकल सिक्योरिटी देते हैं, और एक ग्लोबल करेंसी डॉलर जो उसे इकोनॉमिक इंसुलेशन देता है। यही अमेरिका की असली शील्ड है। लेकिन हर शील्ड में एक वीक पॉइंट होता है, हर इंसुलेशन में एक ब्रीचेबल जोन होता है। रोम के लिए वो ईस्टर्न फ्रंटियर्स और बाल्कन्स थे, अमेरिका के लिए वो एशिया या यूरोप नहीं है। अमेरिका का वल्नरेबल एज उत्तर या पूरब में नहीं है, वो सीधा दक्षिण में है। और इस ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका सब कुछ इस्तेमाल करता है, साम दाम दंड भेद, और इस प्रोसेस में वो मोरालिटी व्हाइट हाउस में फ्लश कर देता है। यहीं से पावर और पेरीमीटर की राजनीतिक थ्योरी से निकलकर भूगोल बन जाती है। यहीं से रोम और न्यू रोम की तुलना एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती, यहीं से मनरो डॉक्ट्रिन की जरूरत पैदा होती है। अब इस पावर पेरीमीटर लॉजिक को नाम दीजिए। सन 1823, उस वक्त अमेरिका कोई ग्लोबल पावर तो था नहीं, कमजोर था। उसे नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, यूरोपियन एम्पायर्स के सामने भी इनसिक्योर भी था। इसी इनसिक्योरिटी से एक डॉक्ट्रिन पैदा हुई, मनरो डॉक्ट्रिन। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड से दूर रहेगा, यूरोप अमेरिकाज में दखल नहीं देगा। कागज पर ये एक डिफेंसिव वार्निंग थी और अमेरिका के प्रोटेक्शन का एक प्रॉमिस था। लेकिन डॉक्ट्रिन्स की विशेषता ये होती है कि वो जैसे लिखे जाते हैं हमेशा तो वैसे रहते नहीं। जैसे जैसे अमेरिका मजबूत होता गया, मनरो डॉक्ट्रिन की परिभाषा बदलती गई और प्रोटेक्शन धीरे धीरे एंटाइटलमेंट बन गया। नो यूरोपियन इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं रहा कि लैटिन अमेरिका सोवरेन रहेगा, मतलब ये हो गया कि बिना वॉशिंगटन की मर्जी कोई इंटरफियर नहीं करेगा। और यही सटल लेकिन डेंजरस शिफ्ट था। लैटिन अमेरिका इक्वल कॉन्टिनेंट नहीं रहा, वो बन गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहां एक बात साफ समझिए, अमेरिका को कभी ये नहीं लगा कि वो किसी फॉरेन रीजन में दखल दे रहा है। वॉशिंगटन के लिए लैटिन अमेरिका फॉरेन था ही नहीं कभी, वो हमेशा से उसका एक तरीके से बैकयार्ड था।
और बैकयार्ड में रूल्स अलग होते हैं। बैकयार्ड में इंस्टेबिलिटी टॉलरेट हो सकती है, कूज रेशनलाइज किए जा सकते हैं, सैंक्शन से डिसिप्लिन बन जाते हैं, लेकिन एक चीज टॉलरेट नहीं होती दोस्तों, और वो है ऑटोनॉमी। इसलिए लैटिन अमेरिका में असली टकराव आइडियोलॉजी का कभी नहीं रहा। लेफ्ट वर्सेस राइट तो बात की कहानी है, असल कॉन्फ्लिक्ट ये था, क्या कोई कंट्री अमेरिका के कमांड के बाहर अपनी पॉलिसी बनाने की जरूरत कर सकती है, कोई हिम्मत कर सकती है? अगर ऐसी कोशिशें हुई तो सीधा दबाव बनाया गया, कभी आर्थिक, कभी डिप्लोमेटिक, कभी कोवर्ट, कभी ओवर्ट। डायरेक्ट इन्वेजन बहुत रेयर रहा, रेजिम प्रेशर रूटीन था। और यहीं से लैटिन अमेरिका समझ में आता है एज अ पैटर्न, नॉट एज एक्सीडेंट्स। ग्वाटेमाला, चिली, निकारागुआ, पनामा, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, हर केस अलग दिखता है लेकिन स्पाइन एक ही रहता है, इक्वल्स टू ऑटोनॉमी अटेम्प्ट, इंस्टेबिलिटी, इंटरवेंशन, कंप्लायंस। रोम भी यही करता था, हर प्रोविंस कॉन्क्वर नहीं करता था, हर रिबेलियन क्रश नहीं करता था। लेकिन जैसे ही कोई पेरिफेरी कमांड से बाहर सोचने लगता था, रोमन सिग्नल ब्रूटल हो जाता था। मनरो डॉक्ट्रिन ने अमेरिका को वही लिबर्टी दी है, और अमेरिका लैटिन अमेरिका को संदेश नहीं बल्कि पेरिफेरी की तरह देखने लगा। और यही माइंडसेट आगे चलकर बनाना रिपब्लिक मॉडल बना। एलिट्स बदले, फ्लोज कंट्रोल कीजिए, फ्लॉज बदलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहां तक कहानी अभी पुरानी एम्पायर पॉलिटिक्स की है। अगला मोड़ तब आता है जब अमेरिका ये सब केवल करता ही नहीं बल्कि उसे खुलकर स्वीकार करना शुरू करता है। हाँ, हमने किया, हम ऐसा ही करेंगे। अमेरिका को अब अपने एक्शंस जस्टिफाई करने के लिए किसी एलिबाई की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी कर लो, कोई पूछेगा तो कुछ भी बोल देंगे। कभी डेमोक्रेसी का बहाना तो कभी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की दलील। यहीं से मनरो डॉक्ट्रिन डॉनरो डॉक्ट्रिन बन जाती है, और यहीं से रूल्स को लेवरेज रिप्लेस कर देता है। मनरो डॉक्ट्रिन में एक पाखंड था, किया सब कुछ जाता था लेकिन कहा जाता था हम नहीं कर रहे। कूज हुए, प्रेशर बनाए गए, रेजिम चेंज हुए, लेकिन फसाड रहा डेमोक्रेसी, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। यानी औजार वही, साम दाम दंड भेद, पर उन पर पैकिंग नैतिकता की रही। डॉनरो डॉक्ट्रिन वहां से शुरू होती है जहां इस पाखंड को करने की जरूरत महसूस नहीं होती। और ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी थिंक टैंक का व्हाइट पेपर नहीं है। डॉनरो डॉक्ट्रिन एक कन्फेशन है। डॉनरो डॉक्ट्रिन नाम डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था, मारो लागू में, बिना किसी कूटनीतिक दबाव के। ट्रंप ने कहा The Monroe Doctrine was a big deal, but we have superseded it. They now call it the Monroe Doctrine. ये कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, ये कोई ट्रम्प स्टाइल एग्जैजरेशन भी नहीं था। ये वो बात थी जो पहले किसी एडमिनिस्ट्रेशन कहती नहीं थी, लेकिन करती जरूर थी। ट्रंप ने अलग सिर्फ इतना किया कि उन्होंने पर्दा हटा दिया है, और यहाँ यहीं से पॉलिसी कोवर्ट नहीं रहती, ओवर्ट हो जाती है। वो अपने यहाँ एक फ्रेज है ना, खुला खेल फरुखाबाद, ये डॉनरो डॉक्ट्रिन वही है। ना कुछ एक्सप्लेन करने का प्रेशर और ना ही साबित करने का झंझट। अब अगर डॉनरो डॉक्ट्रिन को एक कन्फेशन माने तो लैटिन अमेरिका उस कन्फेशन का एविडेंस रूम है। यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है। लैटिन अमेरिका और अमेरिका का रिलेशनशिप कभी पार्टनरशिप का नहीं रहा, यह हमेशा मैनेजमेंट का रिश्ता रहा है। अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका को मैनेज करता है। दरअसल मैनेज तो क्या कहना चाहिए कि कंट्रोल करता है। 1950 से लेकर कोल्ड वॉर तक, और कोल्ड वॉर के बाद भी पैटर्न बदलता रहा, लॉजिक नहीं बदला। ग्वाटेमाला 1954, ग्वाटेमाला में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के हितों से टकराई। जमीन का सवाल था, रिसोर्सेज का सवाल था, नतीजा गवर्नमेंट गिरा दी गई, डेमोक्रेसी सेकेंडरी रही, कॉर्पोरेट अलाइनमेंट प्राइमरी। ये कोई रेजीम चेंज एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सिग्नल था कि अमेरिका के लिए प्राइवेट इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन पब्लिक मैंडेट। चिली 1970, साल्वाडोर अलांडे बैलेट से और डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में टिकने नहीं दिए गए। CIA केबल्स में साफ लिखा गया था, मेक द इकोनॉमी स्क्रीम। इन्फ्लेशन, शॉर्टेजेस, अनरेस्ट, और अंत में पिनोके जैसा सीनियर रूलर। क्राइम ये नहीं था कि अलांडे लेफ्टिस्ट था, क्राइम ये था कि उसने अपने देश की पॉलिसी के बारे में वॉशिंगटन के कमांड से बाहर सोचने की जरूरत थी। निकारागुआ 1980s में सैंडिनिस्टास का राइज आइडियोलॉजी से ज्यादा ऑटोनॉमी का सवाल था। US अप्रूवल के बिना गवर्नेंस चलाने की कोशिश, नतीजा कॉन्ट्रास्ट, सैंक्शंस, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। डायरेक्ट वॉर नहीं, कंट्रोल्ड केओस, इतना केओस कि स्टेट एग्जॉस्टेड रहे लेकिन कोलैप्स ना हो। पनामा 1989 में मैनुअल नोरिएगा तब तक एलाई था जब तक कमांड इंटैक्ट था। जैसे ही कंट्रोल से बाहर निकले, नैरेटिव बदल दिया गया। ड्रग्स, अथॉरिटेरियनिज्म, थ्रेट, मिलिट्री एक्शन आया, मैसेज डिलीवर हुआ, अमेरिकी इंटरेस्ट के साथ अलाइनमेंट नेगोशिएबल नहीं होता। और इन सब में सबसे अहम है अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना को कभी बॉम्ब नहीं किया गया, अर्जेंटीना को धीरे धीरे अंदर से खोखला किया गया। आईएमएफ लोन्स, डॉलर डिपेंडेंसी, करेंसी कोलैप्स, गवर्नमेंट्स बदलती रही, इलेक्शंस होते रहे, लेकिन पॉलिसी ऑटोनॉमी वापस नहीं आई। ये कू नहीं था, ये ऑक्यूपेशन भी नहीं था, ये था एक मैनेज्ड सोवरेनिटी। अब इन सब केसेस को अलग अलग मत देखिए, ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये अलग अलग नामों से चलने वाला एक ही मॉडल है। ऑटोनॉमी, अटेम्प्ट, इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सटर्नल लेवरेज, कंप्लायंस। रोम ने एलिट्स बदले थे, अमेरिका ने एलिट्स प्लस इकोनॉमीज दोनों को मैनेजेबल बनाया। जहां कूस कॉस्टली थे वहां डेट का इस्तेमाल किया, जहां टैंक्स रिस्की थे वहां करेंसी का इस्तेमाल किया गया। टूल बदला, ऑब्जेक्टिव नहीं। और इसीलिए लैटिन अमेरिका अमेरिका के लिए अनस्टेबल रीजन नहीं है, ये एक टेस्टेड रीजन है। यहाँ गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, यहाँ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हुए, हर समय काल और जरूरत के मुताबिक। और जो चीज लैटिन अमेरिका में नॉर्मल रही वही जब वेनेजुएला में दिखाई देती है तो वो एनॉमली नहीं होती, वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होती है। अब अगला सवाल ये नहीं है कि लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, अगला सवाल ये है जब यही लॉजिक 21वीं सदी में बिना शर्म बिना बहाने यूज किया जाए तो वो कैसा दिखता है। और वहीं से हम पहुंचते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला कोई ओवरनाइट फेल्ड स्टेट नहीं था, वेनेजुएला आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी नहीं था। वेनेजुएला एक रिसोर्स स्टेट है, दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स यही हैं, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा, आयरन ओर, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वेनेजुएला गरीब था, प्रॉब्लम ये था कि उसने अपने रिसोर्सेज पर सोवरेन कंट्रोल रखा। तेल किसे बेचना है, किस कीमत पर बेचना है और पैसा कहां जाएगा, ये फैसला वॉशिंगटन के बाहर लिए जा रहे थे। और यही पॉइंट अमेरिका के डोनरो डॉक्ट्रिन में टॉलरेबल नहीं होता। मादुरो को हटाने के लिए इराक जैसा वॉर नहीं लड़ा गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बोगी भी नहीं क्रिएट की गई, कोई इन्वेजन नहीं हुआ, कोई ऑक्यूपेशन नहीं, कोई नेशन बिल्डिंग का नाटक नहीं हुआ। इसके बजाय प्रेशर आया, सैंक्शंस आए, फाइनेंशियल चोक पॉइंट्स बने, वेनेजुएला ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से काटा गया, इंश्योरेंस ब्लॉक्स लगे, शिपिंग रेस्ट्रिक्शंस आई। और फिर 2026 की शुरुआत में 3 और 4 जनवरी को लिमिटेड काइनेटिक स्ट्राइक्स हुए, कोई आर्मी मार्च नहीं हुआ, कोई कैपिटल ऑक्यूपेशन नहीं, की इंडिविजुअल्स न्यूट्रलाइज हुए, मादुरो और उनकी पत्नी को चेनों में बांधकर उठाया गया। ये किसी कोवर्ट ऑपरेशन का लीक नहीं था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद टाल ठोक कर स्वीकार किया कि रेजिम रिमूव हो गई। और ठीक उसके बाद जो हुआ वो तो सबसे रिवीलिंग है। ऑयल फील्ड्स पर किसी वेनेजुएलन मिनिस्ट्री ने कंट्रोल नहीं लिया, पोर्ट्स पर किसी इंटरिम डेमोक्रेटिक काउंसिल का फ्लैग नहीं लगा, कंट्रोल सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बदला। शेवरॉन को फुल एक्सेस दे दिया गया, रफली 30-50 मिलियन बैरल तेल सीज शिपमेंट्स और मार्केट कंट्रोल्ड सेल्स के जरिए ग्लोबल मार्केट में उतरा। पैसा वेनेजुएला के ट्रेजरी में नहीं गया, पेमेंट्स रूट्स यूएस कंट्रोल्ड अकाउंट्स के जरिए पास हुए। ट्रंप ने फिर ट्रुथ सोशल पर साफ कहा, वेनेजुएला विल टर्न ओवर दिस ऑयल, आई विल कंट्रोल द मनी। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने तो और ब्लंट भाषा इस्तेमाल की, वेनेजुएलन ऑयल सेल्स विल बी कंट्रोल्ड इंडेफिनिटली, वी नीड लेवरेज। व्हाइट हाउस ने इस एक्शन को डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट नहीं कहा, उन्होंने एक ही शब्द इस्तेमाल किया, लेवरेज। यहीं पर वेनेजुएला रेजिम चेंज नहीं रह जाता, ये बन जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक ओवर। वेनेजुएला का तेल पिछले कुछ सालों से ज्यादातर चाइना की ओर जा रहा था। इंटरवेंशन के बाद बेला 1, सोफिया जैसे टैंकर्स इंटरनेशनल वाटर्स में सीज हुए, रशिया के फ्लैग वाले टैंकर को ब्रिटिश सहयोग से जब्त किया गया। करीब 11 मिलियन बैरल्स तेल शिपिंग डिसरप्शन में फंस गया, शिपिंग रूट्स रीसेट कर दिए गए, प्रैक्टिकली सिर्फ शेवरॉन लिंक्ड वेसल सेल कर सके। चाइना ने इसे पायरेसी, गनबोट डिप्लोमेसी कहा, रशिया ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिका ने जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब देने की जरूरत नहीं थी। ये कोई लीगल डिस्प्यूट तो था नहीं जो अदालतों में सुलझाया जा रहा था, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन था, कांग्रेस अप्रूवल के बिना। पहले की तरह यूएन की किसी बैठक का इंतजार नहीं किया गया। मार्को रूबियो ने बस इतना कहा, दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेयर वी लिव। ये सेंटेंस एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये डॉक्ट्रिन स्पोकन अलाउड था। वेनेजुएला में कोई फ्लैग नहीं बदला गया, लेकिन फ्लोज बदल दिए गए। रजीम हेडलाइन था, कंट्रोल असली स्टोरी थी। और अगर आपको ये सब असाधारण लग रहा है तो याद रखिए, लैटिन अमेरिका में ये कोई नई टेक्निक नहीं है। वेनेजुएला सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए मैसेज नहीं था, वो एक सिग्नल था, ब्रिक्स के लिए, ब्राजील के लिए और सबसे ज्यादा तो चाइना के लिए। पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला का तेल डॉलर में नहीं युआन और बार्टर चैनल्स में जा रहा था। ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर कोई डी डॉलराइजेशन कोई नारा नहीं रहा, वो धीरे धीरे ट्रांजैक्शन बनने लगा था। एनर्जी ट्रेड, लोकल करेंसी सेटलमेंट, स्विफ्ट से बाहर पेमेंट रूट्स, ये सब थ्योरी नहीं थी, ये प्रैक्टिस बन रही थी।
वेनेजुएला वही जगह थी जहां डी डॉलराइजेशन और एनर्जी सोवरेनिटी एक साथ दिख रही थी, और इसीलिए इंटरवेंशन सिर्फ रजीम के खिलाफ नहीं थी, वो डॉलर डिसिप्लिन के रिस्टोरेशन की कोशिश थी। ऑयल मार्केट्स में बैरल से ज्यादा जरूरी था ये दिखाना कि चाहे बायर चाइना हो, चाहे फ्रेमवर्क ब्रिक्स का हो, फाइनल चोक पॉइंट अब भी वॉशिंगटन के हाथ में है। ब्राजील को रिमाइंडर दिया गया, चाइना को सिग्नल भेजा गया। नया सिर्फ इतना है कि अब ये बिना शर्म और बिना किसी बहाने के किया जा रहा है। यही डॉनरो डॉक्ट्रिन है, थ्योरी या हाइपोथेसिस नहीं, सीधा एग्जीक्यूशन। और जब यही मॉडल हेमिस्फीयर के बाहर अप्लाई होने लगता है तो कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं रह जाती, वो ग्लोबल बन जाती है। और तभी सवाल उठता है, अगर रूल्स सिर्फ भाषा थे और लेवरेजेस ही असली सच्चाई थी, तो फिर सवाल यह है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर कभी था भी या नहीं, और अगर था तो किस पर अप्लाई होता था और कौन उसके रेंज में बाहर था। डॉनरो डॉक्ट्रिन सिर्फ पावर की वापसी नहीं है दोस्तों, ये एक और बात का खुलेआम एक्सेप्टेंस है, और वो ये है कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का अंत हो गया है। 1990 से दुनिया को एक कहानी सुनाई गई कि अब ताकत नहीं रूल्स चलेंगे। यूनाइटेड नेशंस, जेनेवा कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लॉ, यही नया ग्लोबल ऑर्डर होगा। लेकिन ये ऑर्डर हमेशा एक शर्त पर टिका था कि जो सबसे ताकतवर देश है वो खुद को भी उन रूल से बांधे रखे। 2026 में वो शर्त भी टूट गई। वेनेजुएला में मादुरो को हटाया गया, तेल जब्त किया गया, टैंकर सीज हुआ। यूएन ने क्या किया? ये पहली बार नहीं था जब रूल्स बेस्ड ऑर्डर को खुलेआम इग्नोर किया गया, लेकिन ऐसा पहली बार था जब इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई। याद कीजिए गद्दाफी का यूएन में दिया गया वो भाषण जहां उसने कहा था कि सोवरेनिटी अब इल्यूजन बन चुकी है। उस समय लोग हंसे थे, आज वही बात पॉलिसी बन चुकी है। और यही वो बिंदु है जहां पैक्स अमेरिकाना अपने नेकेड फॉर्म में दिखती है। ना मॉरल लेक्चर, ना लीगल जस्टिफिकेशन, सिर्फ एक सवाल, आप अलाइन करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो स्टेबिलिटी, अगर नहीं करते हैं तो फिर प्रेशर। और जब ये सवाल वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर पूछा जाने लगता है, तब ये सिर्फ मोनरो या डॉनरो नहीं रहता, तब ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर का ग्लोबल कोलैप्स बन जाता है। अब सवाल ये भी उठता है, अगर यही डॉक्ट्रिन लैटिन अमेरिका में नॉर्मल है तो क्या ये वहीं रुकती है? जवाब है नहीं। और इसीलिए अगला नाम आता है बांग्लादेश। उसके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है, परंतु आज बांग्लादेश रेलेवेंट है। बांग्लादेश का मामला क्लासिक इन्वेजन या कूच ऐसा नहीं था, ये एक प्रेशर फर्स्ट मॉडल था जहां टैंक्स की जगह नैरेटिव्स ने ली और बुलेट्स की जगह लेजिटिमेसी पर चोट की गई। इस प्रोसेस का एक सेंट्रल फिगर था पीटर हास। हास सिर्फ एक एम्बेसडर नहीं था, वो उस डिप्लोमेसी का प्रतिनिधित्व कर रहा था जहां रजीम को गिराने से ज्यादा उसे लगातार नेगोशिएटिंग पोस्चर में रखना जरूरी होता है। यानी ऐसे सवाल उठाए जाएं जाके एक सरकार, एक देश हमेशा एक्सप्लेनेटरी मोड में नजर आए और ये मोड लगातार लंबे समय तक दिखाई दे, फिर अमेरिका के लिए इतना कहना काफी है कि उस रजीम को चलाने वाले अपने ही देश के लोगों के खिलाफ है। 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के कुछ ही हफ्तों बाद और अमेरिकी फॉरेन सर्विसेज से औपचारिक रिटायरमेंट के तुरंत बाद बांग्लादेश में यूएस एम्बेसडर रह चुके पीटर डी हास अक्टूबर 2024 में टेक्सास बेस्ड एक्सेलरेट एनर्जी के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन जाते हैं। एक्सेलरेट कोई रैंडम एनर्जी कंपनी नहीं है, यही कंपनी 2018 से बांग्लादेश के मोइशखाली कॉक्सेस बाजार में देश का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट ऑपरेट कर रही थी, यानी बे ऑफ बंगाल के एनर्जी कॉरिडोर में, एक क्रिटिकल अमेरिकन एसेट। ऐसे में हास का रोल तो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। प्रेशर का पहला लेयर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की भाषा में आया, वीजा थ्रेड्स, इलेक्शन लेजिटिमेसी पर सवाल और पब्लिक मैसेजिंग। दूसरा लेयर स्ट्रीट के जरिए बना, स्टूडेंट लीडर्स को एम्पलीफाई किया गया, कैंपस पॉलिटिक्स ने नेशनल पॉलिटिक्स का रूप ले लिया। इसे स्पॉन्टेनियस अनरेस्ट कहा गया, लेकिन नैरेटिव, कवरेज और टाइमिंग सब एक साथ अलाइन थे। ये कोई नई रणनीति नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश जैसे समाज में ये हाई इंपैक्ट टूल बन जाती है। और वैसे भी जिसे पहले स्पॉन्टेनियस अनरेस्ट कहा गया, उसे ही रजीम चेंज के बाद बांग्लादेश में बिठाए गए पपेट मोहम्मद यूनिस ने अमेरिका में रजीम चेंज ऑपरेटर्स के बीच खड़े होकर मेटिकुलसली डिजाइंड ऑपरेशन बताया। पैरेलल में एक दूसरा ट्रैक भी चल रहा था, तारिक रहमान, एक ऐसा चेहरा जो लंबे समय से एग्जाइल में था, धीरे धीरे इंटरनेशनल कन्वर्सेशन में फिर एक्सेप्टेबल होने लगा, बैक चैनल्स खुले, अपोजिशन कंसोलिडेशन की बातें हुई, रजीम प्रेशर और अल्टरनेटिव ग्रूमिंग एक साथ चलते रहे। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक फेमिलियर पैटर्न है। अब सवाल उठता है कि इतना एफर्ट क्यों? बांग्लादेश एनर्जी पावर हाउस तो है नहीं, लेकिन ज्योग्राफी कभी सिर्फ भूगोल तक नहीं होती दोस्तों। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एक्सेस, पोर्ट्स, शिपिंग लेन्स, ये वही नोड्स हैं जहां इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑपरेशनल होती है।
हसीना सरकार पूरी तरह प्लायबल नहीं थी। चाइना का इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट वहां बढ़ रहा था, पोर्ट सिर्फ कमर्शियल नहीं थे, स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स बन चुके थे। लेकिन इस प्रेशर मॉडल की एक सीमा होती है। जब स्टेट अथॉरिटी लंबे समय तक इरोड होती है और केओस मैनेजेबल मान लिया जाता है, तो ग्राउंड पर सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस आगे आती हैं। बांग्लादेश में भी यही रिस्क अब दिखने लगा है। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स पावर वैक्यूम पहचानने में देर नहीं करते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये केओस शायद इनिशियल डिजाइन का हिस्सा तो था नहीं, लेकिन ये उसका स्ट्रक्चरल आउटकम हो सकता है। यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। मार्को रूबियो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्टेबिलिटी की तो बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसे मामलों में स्टेबिलिटी सेकेंडरी चीज बन जाती है और लेवरेज प्राइमरी। जब तक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, इंस्टेबिलिटी टॉलरेबल रहती है। इसलिए बांग्लादेश को आइसोलेटेड क्राइसिस समझना गलती होगी। ये डोनरो डॉक्ट्रिन का एक्सपोर्टेड सॉफ्ट अनडिनाइबल वर्जन है, जहां फोर्स नहीं प्रेशर काम करता है। लेकिन सवाल अब यह है कि इस केओस को कितनी देर तक कंट्रोल किया जा सकता है। इतिहास बताता है प्रेशर से क्रिएटेड वैक्यूम्स हमेशा एक्सपेक्टेड ताकतें नहीं बढ़ती, और बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी जमात ने भर ली हैं। और यहीं से ये कहानी अमेरिका की रणनीति से ज़्यादा अमेरिका के ब्लंडर्स की कहानी बन जाती है, क्योंकि अमेरिका भी कभी कभी केओस कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब मामला बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाता है तो वो भी वहीं से पतली गली पकड़ के निकल लेता है। अफगानिस्तान में ये किया, इराक, सीरिया, ईरान, हर जगह यही किया। तो फिर सवाल ये है कि किस मुंह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर का रोना रोते हैं आप? अमेरिका यानी हिपोक्रेट, बस यही सत्य है। इन सब में भारत को कैसे भूल जाए? हमारे लिए तो हमारा देश ही प्राथमिक है। ट्रंप का भारत से ऑब्सेशन नया नहीं है। एक तरफ जहां भारत विश्व में बिना रुके एक जिम्मेदार ताकत के रूप में उभर रहा है, वहीं कई देश भारत को अपनी ही सीमाओं में बांधने के लिए आतुर हैं। बांग्लादेश में अमेरिकी और चीनी को केवल कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि भारत में केओस क्रिएट करने के लिए भी था। पाकिस्तान में भी यही हुआ। मुद्दा इतना ही है, जब तक भारत अपनी सीमाओं की रक्षा में उलझा रहेगा, वह हमारी सुनेगा, उसे हमारी ज़रूरत रहेगी, वह हमारे नीचे रहेगा, प्लायबल यानी मैनेज करने में आसान रहेगा। अभी 2026 को शुरू हुए केवल एक हफ्ता हुआ है और ट्रंप एयरफोर्स 1 से लेकर हाउस यूपी रिट्रीट तक एक ही पंक्ति दोहराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे आदमी हैं, उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश रखना ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने रूस से तेल लेना काफ़ी कम कर दिया। सच देले भर का नहीं है, लेकिन इतनी डींगे इसलिए हाँकी जा रही हैं ताकि भारत झुके। ट्रंप इसलिए भी व्याकुल है क्योंकि भारत झुकने के बजाय अपनी ट्रेड डील्स पूरा करने में लगा है। यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। यूएई, ऑस्ट्रेलिया ईएफटीए के साथ लाइव हैं। 2026 ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट करेगा। और भी कई ऐसे देश हैं, एग्रीमेंट्स हैं। और रही बात रूसी तेल की, तो वो तो अब भी जारी है। तो कौन सा सेटिस्फैक्शन सर? क्योंकि भारत को तोड़ने का खेल कभी टैंक से तो नहीं खेला जाता। भारत को तोड़ने की कोशिश हमेशा नैरेटिव से की जाती है, और यही लड़ाई का आखिरी मैदान है। और हर नैरेटिव को लोकल एको चाहिए होता है, और यहीं कुछ चिर परिचित और चर्चित चेहरे बार बार सामने आते हैं। राहुल गांधी जब भी भारत में बोलते हैं तो वो राजनीति होती है, लेकिन जब वही बातें विदेशी विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक्स और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही जाती है तो वह राजनीति नहीं रहती, वह लेवरेज बन जाती है। इंडिया इज अनसेफ, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, इंस्टीट्यूशंस आर डाइंग। ये वाक्य भारत में कहे जाएं तो बहस बन जाती है, लेकिन बाहर कहे जाएं तो सैंक्शंस की जमीन तैयार करते हैं। अमेरिकी टैरिफ्स को नैतिक आवरण देते हैं, इंटरफेरेंस को कंसर्न बना देते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जब जब भारत पर अमेरिकी दबाव बढ़ता है, उसी समय भारत की इमेज पर इंटरनेशनल कमेंट्री भी तेज हो जाती है। नैरेटिव बाहर से गढ़ा जाता है, उसकी आवाज़ भीतर से उठाई जाती है। अल्पसंख्यक, मानवाधिकार संस्थाओं की बात अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सेलेक्टिवली एम्पलीफाई किया जाता है, उसमें समाधान नहीं, दबाव की मंशा ज़्यादा दिखती है। कुछ घटनाएं, चुनी हुई भाषा, कंटेक्स्ट से काटे हुए फैक्ट्स, इन सब को जोड़कर एक ऐसा चित्र बनाया जाता है जिसमें भारत हमेशा ब्रिंक पर खड़ा दिखे। मकसद सुधार का नहीं है, मकसद इंस्टेबिलिटी जस्टिफाई करना होता है, क्योंकि जब नैरेटिव कमजोर हो जाए तो सैंक्शंस जरूरी लगते हैं, टेररिस्ट एक्सेप्टेबल लगते हैं और फॉरेन प्रेशर मॉरल दिखाई देने लगता है। लेकिन यही वह जगह है जहां यह रणनीति बार बार फेल होती है, क्योंकि भारत ना बांग्लादेश है ना वेनेजुएला। भारत केवल एक सरकार नहीं है, भारत केवल एक सत्ता भी नहीं है, भारत एक सभ्यता है, और उसकी राजनीति किसी आइडियोलॉजी पर नहीं, धर्म पर टिकी है। ये धर्म कोई मजहब नहीं है, ये धर्म है कर्तव्य, संतुलन, धैर्य और आत्मरक्षा का सिद्धांत। और इसका साथ देती है एक दृढ़ सरकार।
डोनरो डॉक्ट्रिन डोमिनेशन की भाषा बोलती है, आइदर सबमिट और डिस्टेबलाइज। भारत का धर्म बैलेंस की भाषा बोलता है, ना अंधा समर्पण, ना अराजक टकराव। जरूरत पड़े तो प्रतिरोध, जरूरत पड़े तो धैर्य और समय आने पर खुद का रास्ता। यही वजह है कि भारत में दबाव कोलैप्स नहीं लाता, वह रेजिस्टेंस पैदा करता है। पीएम मोदी की लीडरशिप वाली सरकार कोई इंपोर्टेड रजीम नहीं है, ये जनादेश से खड़ी एक नेशनलिस्ट सरकार है जो अपने हित खुद तय करती है। और उससे भी ज्यादा अहम बात, भारत की जनता किसी फॉरेन स्क्रिप्ट पर चलने वाली जनता नहीं है। यहाँ लोग सरकार के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। यही वजह है कि इंडिया फर्स्ट कोई नारा नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स है। जब दबाव आता है भारत डाइवर्सिफाई करता है, जब नैरेटिव हमला होता है भारत फैक्ट्स रखता है, जब सैंक्शंस की धमकी मिलती है भारत विकल्प खोलता है, और जब केओस एक्सपोर्ट किया जाता है भारत अपनी इंटरनल कोहेजन से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यही डनरो डॉक्ट्रिन की सीमा है। ये पेरिफेरी को मैनेज कर सकती है, सभ्यताओं को नहीं। रोम सबमिशन चाहता था, धर्म बैलेंस चाहता है, और इतिहास गवाह है जो सभ्यताएं बैलेंस समझ लेती है वही एम्पायर्स के बाद भी खड़ी रहती हैं। भारत इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि वह इंडिया फर्स्ट बोलता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह इंडिया फर्स्ट जीता है। तो अंत में फिर लौटते हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था, साम दाम दंड भेद, पर्सुएशन, लेवरेज, प्रेशर, एस्पियोनाज। आज अमेरिका सबका इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्ट्रिन बना रहा है, हेमिस्फेयर बांट रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, साम दाम दंड भेद अमेरिका की खोज तो है नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक समझ है। हमने इसे राज्य चलाने के लिए इस्तेमाल किया, विजय के लिए नहीं। हमने इसे संतुलन के लिए इस्तेमाल किया, वर्चस्व के लिए नहीं। यही फर्क भी है। अमेरिका पूछता है तुम अलाइन करते हो या नहीं, भारत पूछता है ये मेरे धर्म में है या नहीं। और जब कोई सभ्यता इस सवाल से निर्णय लेती है तो वह झुकती नहीं, वह टिकती है। साम दाम दंड भेद हमारी विरासत है, इसलिए हम भी करते हैं। बस अंतर इतना है, हम इसे सभ्यता बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल के लिए नहीं। और यही वजह है कि एम्पायर्स बदल जाते हैं, डॉक्ट्रिन्स बदल जाती है, लेकिन भारत खड़ा रहता है।